नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है राजस्थान का इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में। पॉइंट नंबर 7, 1857 की क्रांति, भाग 2। यानी पिछले वीडियो में हमने 7वां जो पॉइंट है हमारा 1857 की क्रांति, वो भी राजस्थान के संदर्भ में, उसका पहला जो पार्ट है वो हमने पूरा किया था। उसमें हमने जो बेसिक जो जानकारी थी 1857 की क्रांति के कारण, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में मुख्य छावनियाँ, मुख्य स्थान और कौन कौन से स्थान पर कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे, एजीजी राजस्थान का कौन था, ये सारी जानकारी हमने कल वाले वीडियो में पढ़ी थी। आज उसी का 7वें पॉइंट का ही दूसरा भाग है, जिसमें हम 3 स्थानों पर 1857 की क्रांति जो हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। और वो जो 3 स्थान हैं वो मुख्य स्थान है नसीराबाद, नीमच और आहुआ। और मोस्ट ऑफ जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में वो इन्हीं स्थानों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कल के वीडियो के साथ मैंने आपको हर वीडियो की तरह पिछले प्रश्न पत्रों के जो प्रश्नों को मैं समझाता हूँ, तो कल वाले वीडियो में मैंने जो 2 प्रश्न बताए थे पिछली फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में आए हुए, वो दोनों ही प्रश्न जो थे वो आहुआ के जो ठाकुर कुशाल सिंह थे उनसे संबंधित थे। तो आप देख सकते हैं कि दो एग्ज़ाम में आहुआ से प्रश्न आया था, आरपीएससी 2011 और आरपीएससी 2015। तो उसी क्रम में 2 प्रश्न आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि ये जो 1857 की क्रांति है राजस्थान के संदर्भ में, ये थोड़ा लंबा विषय है, तो इसको मैंने 2-3 पार्टों में बांटा है। तो ये दूसरा पार्ट है। तो दूसरे पार्ट के साथ भी मैंने जो 2 अलग प्रश्न हैं उनको यहाँ शामिल किया है। तो आज का हमारा विषय है 1857 की क्रांति, भाग 2। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 ग्रुप ए वाले पेपर में पूछा गया था। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो आरपीएससी 2018 का जो एग्ज़ाम था जो 2020 में आयोजित हुआ था, उसमें जो जीके का पेपर था वो 3 ग्रुपों में हुआ था, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो ये ग्रुप ए का प्रश्न है और ये 11वें नंबर पर आया प्रश्न है, जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी। तो जिस तरह से आज हम नसीराबाद, नीमच और आहुआ के बारे में पढ़ेंगे, वैसे ही आने वाले भागों में हम कोटा, जयपुर, जो शेष हमारे जो स्थान हैं जहाँ पर राजस्थान का संबंध है 1857 की क्रांति से, उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ कोटा के बारे में पूछा था कि कोटा में जब 1857 का विद्रोह हुआ तो वहाँ पर कौन कौन से राजकीय सेना के अधिकारियों की हत्या विद्रोही के द्वारा की गई। तो यहाँ पर 4 नाम थे, मेजर मोरिसन, डॉक्टर सैडलर, मेजर बर्टन और कैप्टन सावर्स। तो नीचे कूटों का चयन करना है। तो आज ये कूट वाला जो प्रश्न है इसको मैं समझाता हूँ आपको कि कूट वाले प्रश्न को सही करने के 2-3 तरीके होते हैं। अब जैसे उनमें पहला तरीका है ऑप्शन को काट के चलना, या फिर आपको याद है तो ऑप्शन में मिलान कर। अब ऑप्शन को काट के, जैसे आपको पहला ऑप्शन है मेजर मोरिसन, ये मान लीजिए आपका नहीं पढ़ा हुआ है तो हम आगे चलेंगे। और लास्ट में हम देखते हैं कि कैप्टन सावर्स। तो हमें कल हमने पॉलिटिकल एजेंट पढ़े थे, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि कैप्टन सावर्स जो हैं वो उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट रहे हैं, तो इनका संबंध कोटा से नहीं है। तो हम पहले तो उन ऑप्शनों को काटेंगे जहाँ पर डी है। तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में डी है, तो ये भी हमारा जवाब नहीं हो सकता। और ऑप्शन नंबर 4 में भी डी है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमारे सामने 2 ऑप्शन है, ए, बी, सी, और दूसरे ऑप्शन में है बी और सी। तो ये आप देख सकते हैं कि जो कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो मेजर बर्टन है, तो यहाँ भी हमारा है सी, इसी में भी है, इसी में भी है। और वहाँ पर सैडलर की भी हत्या होती है। तो आपको याद रखना है कि कोटा में 2 की हत्या होती है, 3 की नहीं होती है।
तो यहाँ भी ये कट जाता है, तो हमारा जो जवाब है वो बचता है ऑप्शन नंबर 2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। या फिर आपको पहले ही अच्छी तरह आपने पढ़ रखा है, जैसे मैं आपको डिटेल से ही पढ़ाता हूँ, और महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी जो जितनी भी है और जहाँ से प्रश्न बन सकता है उसको मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से ये प्रश्न बनेगा, तो उस तरह याद है तो आप कर सकते हैं कि सैडलर और मेजर बर्टन, तो बी और सी तो डायरेक्ट भी आपका जवाब हो सकता है। तो कूट चयन का आप ऑप्शन को काट के भी कर सकते हैं, और यदि याद है तो सीधा भी आप उसका जवाब बता सकते हैं। तो ये जो प्रश्न था वो 2018 वाले जो जीके का ग्रुप ए का पेपर था उसमें पूछा गया था। अगले दूसरे प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न भी 2018 वाली भर्ती का ही है, लेकिन ये ग्रुप बी में आया था, और ये भी 11वें नंबर पे ही प्रश्न था कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेसिडेंस एजेंट कौन था। तो ये पिछले वाले वीडियो की व्याख्या में मैं बता चुका हूँ। और पिछला जो प्रश्न है, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था, वहाँ भी मैं बता चुका हूँ, कैप्टन सावर्स यदि याद है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न भी आपको अच्छी तरह याद है तो उसी प्रश्न के बेसिक पे, उसी प्रश्न के आधार पे, उसी स्थान के आधार पे आपका दूसरा प्रश्न भी सही हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कैप्टन सावर्स, क्योंकि हमने देखा है कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट थे। कोटा का बटन था, जोधपुर का मोक मैनसन था, जयपुर का ईडन था, उदयपुर का कैप्टन सावर्स था। ये आपको याद रखना है, इसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपके याद हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं दोनों ही प्रश्न बहुत ही आसान थे यदि आप अच्छी तरह पढ़ते हैं तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हर परीक्षा में और हर पेपर में 1857 की क्रांति, वो भी राजस्थान के संदर्भ में पूछा गया है। तो कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये 2 प्रश्न आपके साथ मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं। अब हम विषय की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नसीराबाद और 1857 कि नसीराबाद और 1857 का मतलब है कि 1857 में जो नसीराबाद में विद्रोह हुआ था उसके बारे में जितनी भी जो जानकारी है वो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान में 1857 के विप्लव का श्री गणेश नसीराबाद से हुआ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, तो हमारा जवाब हो जाएगा नसीराबाद। नसीराबाद ही वो स्थान है जहाँ से राजस्थान में क्रांति का बिगुल बजता है। उसके आगे हम देखते हैं कि नसीराबाद में कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियाँ तैनात थी। तो नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी, और इन दोनों में से भी जो विद्रोह किया था वो कौन सी थी, तो नीचे हम देख सकते हैं कि 28 मई 1857 को 15वीं इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह शुरू कर दिया, क्योंकि पहले ये इन्फेंट्री अजमेर तैनात थी, लेकिन मेरठ विप्लव की जानकारी के बाद एजेंट टू गवर्नर जनरल ने इन्हें नसीराबाद भेज दिया। तो आपने अभी देखा कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत होती है वो नसीराबाद से होती है, और उसकी जो तारीख है वो भी आपको याद रखनी है। हर स्थान पर जो क्रांति का जो बिगुल है कौन सी तारीख को बजा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है, तो उसको भी आपको याद करते हुए चलना है। तो नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत होती है 28 मई 1857 को, और कौन सी इन्फेंट्री करती है, तो वहाँ जो तैनात थी 15वीं बंगाल इन्फेंट्री वो विद्रोह को शुरू करती है। और ये जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी वो नसीराबाद से पहले कहाँ तैनात थी, तो ये जो है वो अजमेर में तैनात थी। और जैसे ही कल हमने देखा था कि भारत के संदर्भ में बात करें तो 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से होती है। तो मेरठ के विप्लव की जानकारी भारत के एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस को मिलती है, तो उसे लगता है, क्योंकि हमने कल देखा भी था कि एजेंट टू गवर्नर जनरल का जो ऑफिस था वो अजमेर है, तो अजमेर से ही वो अपना जो कार्य है वो संभालते थे, तो उन्हें लगा कि इसको यहाँ से भेजना आवश्यक है क्योंकि कभी भी विद्रोह कर सकते हैं, तो उनको नसीराबाद नियुक्त कर दिया जाता है। आगे हम देखें कि अजमेर से स्थानांतरित इन सैनिकों के मन में यह धारणा बैठ गई कि एजेंट टू गवर्नर जनरल का उन पर विश्वास नहीं रहा, और जैसे ही सैनिकों को नसीराबाद भेजा गया तो उनके मन में ये धारणा बैठ गई
कि हमारे ऊपर एजेंट टू गवर्नर जनरल का विश्वास नहीं है। उनका इतना भी विश्वास नहीं है कि हम उनके सैनिक हैं, ये विश्वास पात्र है। यही बात उनके हृदय में खटक जाती है और उनके दिल में हृदय की जो भावना है वो उत्पन्न उसके दिल में जो विद्रोह की भावना है वो उत्पन्न हो जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद से पहले कहाँ तैनात थी? अजमेर। अजमेर से नसीराबाद उसको एजेंट टू गवर्नर जनरल स्थानांतरित करते हैं, क्योंकि उनको मेरठ के विप्लव की जानकारी मिल जाती है। और इनको नसीराबाद भेजने के बाद अजमेर की सुरक्षा के लिए मेर रेजिमेंट बुलाई गई। तो सारे के सारे बिंदु ही महत्वपूर्ण हैं। आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति के समय अजमेर मुख्यालय की सुरक्षा के लिए कौन सी रेजिमेंट बुलाई गई? तो आपको याद रखना है मेर रेजिमेंट। और वहाँ जो नियुक्त 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसको नसीराबाद भेज दिया जाता है। और इसी बात से वो नाराज़ हो जाते हैं और वो क्रांति की शुरुआत कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि विद्रोहियों ने छावनी को लूटा और तोप खाने पर अधिकार कर लिया। और जैसे ही विद्रोह होता है 28 मई को, तो उनके जो छावनी के जो तोपखाने थे, हथियारों के जो भंडार थे, उन पर इन विद्रोहियों ने अधिकार कर लिया और वहाँ के जो अंग्रेज सैनिक थे उनको वहाँ से भगा देते हैं। सैनिक विद्रोहियों ने 2 अंग्रेज अधिकारियों स्पॉटिस वुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हर स्थान की तारीख आपको याद रखनी है कि कौन सी तारीख को वहाँ पर क्रांति की शुरुआत होती है और कौन कौन सी घटनाएं वहाँ से संबंधित मुख्य हैं। और अभी हमने पिछले एग्जाम में प्रश्न भी पूछा था कि कोटा के 1857 की क्रांति में किन 2 अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि हर स्थान से संबंधित जो हत्याएं हैं वो भी आपको मुख्य रूप से आपको याद रखना है। पिछले एग्जाम के प्रश्नों को देखने का यही लाभ है कि आपको प्रश्नों की प्रकृति को पता होना चाहिए कि किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो नसीराबाद के संबंध में आपको याद रखना है कि किन 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या विद्रोहियों ने की। तो वो 2 नाम हैं स्पॉटिस वुड और कर्नल न्यूबरी। मेरवाड़ा लांसर्स ने ब्रिटिश अधिकारियों और उनके परिवारों की रक्षा की। और जैसे ही एजेंट टू गवर्नर जनरल को पता चलता है कि नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत हो चुकी है और वहाँ पर 2 अधिकारियों को मारा जा चुका है और बाकी को घायल कर दिया गया है, तो मेरवाड़ा लांसर्स को वो भेजते हैं और वो वहाँ जाकर के अधिकारियों और उनके परिवारों की रक्षा करते हैं। आगे हम बात करते हैं 28 मई के बाद 18 जून की। तो 18 जून 1857 को ये विद्रोही दिल्ली पहुँचे और वहाँ अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध हुआ। अंग्रेजी सेना हार जाती है और विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को दिल्ली का बादशाह बनाया और उन्हीं के नेतृत्व में क्रांति करने का निर्णय लिया। तो आप देख सकते हैं कि भारत में कहीं भी जो विद्रोह हुआ है तो उस छावनी को लूटने के बाद में रास्ते में लूटते हुए अंग्रेजी अधिकारियों के खजानों को, तोपखानों, हथियारों को, और वो सभी के सभी दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि नसीराबाद के विद्रोही दिल्ली की तरफ कब गए या दिल्ली कब पहुँचे? तो हमारा जवाब होगा 18 जून 1857। और वहाँ जाकर के उन्होंने किस मुग़ल बादशाह को अपना नेता बनाया, अपना बादशाह बनाया? तो ये कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी फिर आपको याद रखना है कि बहादुर शाह जफर को उन्होंने दिल्ली का बादशाह घोषित किया और उन्हीं के नेतृत्व में क्रांति करने का निर्णय लिया, उन्हें ही अपना नेता घोषित कर दिया। तो इस तरह से नसीराबाद से संबंधित हमने सारी जानकारी यहाँ पढ़ ली है। अगला हमारा स्थान है नीमच और 1857। दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है नीमच। तो नीमच में विद्रोह 3 जून 1857 को रात्रि 11 बजे शुरू होता है। तो नीमच से संबंधित तारीख है 3 जून 1857। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मिलान वाले प्रश्नों में आ सकता है। एक तरफ आपको तारीख दे सकता है, एक तरफ स्थान दे सकता है, और आपको जैसे कूट चयन करके और आपको बताना है। तो कूट में यही फ़ायदा है कि आपको 1 या 2 उसमें से जवाब याद हैं तो भी आपका प्रश्न सही होने के जो चांस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो नीमच में विद्रोह की शुरुआत होती है 3 जून 1857 और रात्रि 11 बजे।
छावनी को नष्ट करने के बाद एक अंग्रेज सार्जेंट की पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं प्रश्न बनता है कि सार्जेंट की पत्नी और बच्चों की हत्या कौन से स्थान पर की जाती है। तो आपको याद रखना है नीमच। तो तारीख हो गई और हत्या हो गई, यहाँ पर कौन से व्यक्तियों की यहाँ पर हत्या की जाती है। उस हत्या के बाद में और छावनी को लूटने के बाद नीमच से जो विद्रोही हैं वो चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़, बनेड़ा, सापरा होते हुए देवली पहुँचे और वहाँ की जो छावनी थी उसको भी वो लूट लेते हैं। तो ये देवली आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, डायरेक्ट भी प्रश्न पूछ सकता है वो कि नीमच छावनी को लूटने के बाद जो विद्रोही थे वो कहाँ पहुँचे, तो वो पहुँचे देवली। और ये रास्ते में आने वाले स्थान है चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़, बनेड़ा और सापरा। तो इन स्थानों से होते हुए देवली पहुँचते हैं और देवली पहुँचने के बाद जो विद्रोही हैं तो विद्रोही सैनिकों के साथ महीदपुर के सैनिकों की टुकड़ी भी मिल जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि देवली में नीमच के विद्रोही सैनिकों के साथ कौन से स्थान की सैनिक टुकड़ी शामिल होती है या मिल जाती है। तो आपको याद रखना है महीदपुर। तो महीदपुर के सैनिक भी इस क्रांति में शामिल हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं फिर देवली से टोंक और कोटा होते हुए विद्रोही दिल्ली पहुंचे और अंग्रेज सेना पर आक्रमण कर दिया। यहाँ विद्रोही दो बार गलती से लिख गया है। तो पहले आपने देखा कि चित्तौड़गढ़, सापरा होते हुए देवली पहुंचते हैं, फिर देवली से टोंक और कोटा होते हुए विद्रोही दिल्ली पहुंचते हैं। जैसे नसीराबाद के सैनिक भी दिल्ली पहुंचे तो ये भी दिल्ली पहुंचते हैं और वहां अंग्रेज सेना पर ये आक्रमण कर देते हैं। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स वेदला के राव भक्त सिंह के नेतृत्व में सेना लेकर नीमच पहुंचा, लेकिन पता चला कि विद्रोही दिल्ली की तरफ कूच कर गए। और जैसे ही वहां खबर लगती है एजेंट टू गवर्नर जनरल को कि नीमच में भी विद्रोह शुरू हो चुका है, तो उदयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे सावर्स, उनको वो भेजते हैं। और सावर्स भी जो वेदला, ये स्थान का नाम है, और वहाँ के जो राव थे उनका नाम था भक्त सिंह, इनके नेतृत्व में सेना लेकर वो नीमच पहुँचते हैं। लेकिन जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि नीमच पहुँचने से पहले ही वो जो सैनिक है वो दिल्ली की तरफ कूच कर जाते हैं और वहाँ उन्हें कोई भी विद्रोही सैनिक नहीं मिलता है और वहाँ से वो वापस लौट जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नीमच के लगभग 40 अंग्रेज महिला बच्चे इधर उधर भटकते हुए डूंगला गांव पहुंचे, जहां रूगा राम नामक एक किसान ने उन्हें शरण दी। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना स्टार्ट होती है नीमच से संबंधित कि नीमच से लगभग 40, जैसे ही वहाँ विद्रोह होता है, छावनी को लूट लिया जाता है, सार्जेंट की पत्नी और बच्चे की हत्या कर दी जाती है, तो अंग्रेजी जो परिवार थे और जो अंग्रेज थे उनके दिल में डर बैठ जाता है कहीं हमारी भी हत्या नहीं कर दे, और वहाँ से वो भाग निकलते हैं। तो लगभग 40 अंग्रेज महिला बच्चे इधर उधर जंगलों में भटकते हुए मेवाड़ क्षेत्र का ये एक गांव है डूंगला, वहाँ पर पहुँचते हैं। और वहाँ एक किसान था जिसका नाम था रूगा राम, उसके यहाँ ये शरण लेते हैं। तो यहाँ आपको याद रखना है और कई परीक्षाओं में पूछा गया ये प्रश्न है कि नीमच से भागे हुए अंग्रेजों ने कौन से गांव में शरण ली, तो डूंगला। और कौन से व्यक्ति के यहाँ शरण ली, तो उसका जवाब है रूगा राम नामक एक किसान के यहाँ शरण वो लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सावर्स जो वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, तो इस तरह आप देख सकते हैं बार बार नाम आता है तो वो बिल्कुल याद हो जाता है। तो जो उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर सावर्स, वो डूंगला पहुँचते हैं, उनको खबर लगती है कि वहाँ ये छुपे हुए हैं। तो डूंगला पहुंचकर इन अंग्रेजी महिलाओं और बच्चों को उदयपुर पहुंचाते हैं, वहाँ से सुरक्षित ले जा कर के। और जहाँ उदयपुर के जो महाराणा थे वो उन्हें पिछोला झील में बने जग मंदिर में ठहराते हैं, शरण देते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि डूंगला से बचाए गए अंग्रेजी परिवारों को उदयपुर के महाराणा कहाँ रखते हैं, तो पिछोला झील में बने जग मंदिर में वो उनको ठहराते हैं। और डूंगला से उन्हें बचाने का कार्य कौन करते हैं, मेजर सावर्स करते हैं, जो वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। सावर्स के साथ साथ जोधपुर के सैनिकों ने भी कैप्टन हार्ड कैसल के नेतृत्व में विद्रोहियों का पीछा किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो जैसा आपने देखा कि नीमच पर सावर्स भक्त सिंह के नेतृत्व में सेना लेकर पहुंचता है, लेकिन उससे पहले ही जो विद्रोही हैं वो दिल्ली के लिए कूच कर जाते हैं।
तो उसी के साथ साथ जो जोधपुर के सैनिक हैं वो भी कैप्टन हार्ड कैसल के नेतृत्व में वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगता है और इस तरह से दोनों को ही, हार्ड कैसल को और सावर्स को, नीमच जाने पर असफलता हाथ लगती है, सफलता नहीं मिलती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि कैप्टन सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेना की सहायता से 6 जून को नीमच छावनी पर पुनः अधिकार कर लिया और क्रांति को दबा दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लूटने के बाद वहाँ पर विद्रोहियों का जो अधिकार हो गया था उसको 6 जून को समाप्त कर दिया जाता है। और कहाँ कहाँ की सेना की मदद से कैप्टन सावर्स उस छावनी पर पुनः अधिकार करते हैं, तो उनकी सहायता करने वाले जो सैनिक थे वो कोटा, बूंदी और मेवाड़ के थे। तो इस तरह से ये जो नीमच से संबंधित महत्वपूर्ण जितनी भी जानकारियाँ थी वो हमने यहाँ पर देखी है। अब हमारा जो अगला है, उसके बाद में तीसरा हमारा महत्वपूर्ण स्थान है आउवा और 1857। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे लंबा जो क्रांति का विषय रहा है वो आउवा में रहा है, और सबसे ज़्यादा जो घटनाएं संबंध रखती हैं वो भी आउवा से रखती है। महत्वपूर्ण हमारे लिए सभी हैं, नसीराबाद भी है, नीमच भी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि आउवा से प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं और आप देख भी लेंगे इसी वीडियो में कि आउवा से संबंधित बहुत फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ शुरुआत की बात करते हैं कि क्रांति की शुरुआत कब होती है। तो 23 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजियन ने एरनपुरा में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। तो यहाँ पर जो तैनात जो सेना थी जोधपुर लीजियन, वो यहाँ पर क्रांति की शुरुआत करती है। और किस तारीख को करती है? 23 अगस्त 1857 को। उसके बाद में इस विद्रोह का आगाज मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद व तिलक राम के नेतृत्व में किया गया। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि आउवा का जो क्रांति का जो बिगुल है वो किसके नेतृत्व में शुरू होता है? तो 3 व्यक्तियों के इसमें नाम है, मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम। इनके नेतृत्व में इस क्रांति की शुरुआत वहाँ पर होती है जोधपुर लीजियन के द्वारा। उसके बाद में यहाँ से जो विद्रोही हैं वो एक नारा लगाते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, और नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण यहाँ पर बिंदु आया है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा 1857 की क्रांति के समय कौन से स्थान से दिया गया? तो ये दिया गया आउवा से। तो इसका जो संबंध है वो आउवा की क्रांति से है। अब ये दिल्ली जब जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, वही घटना हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि रास्ते में पाली के पास खैरवा गांव में उन्होंने अपना डेरा डाला। तो सबसे पहले वो जो अपना डेरा डालते हैं दिल्ली, क्योंकि पहले पैदल जाते थे, कोई इतने एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो धीरे धीरे कई दिनों में वो दिल्ली पहुंचते थे। तो रास्ते में जो पाली जिला है उसके पास एक गांव था खैरवा गांव, वहाँ पर ये विद्रोही अपना डेरा डालते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह से हुई। और आउवा से संबंधित जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो कुशाल सिंह है, ये हम देख चुके हैं, और आने वाली परीक्षाओं में भी इस टॉपिक से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ दूसरा प्रश्न बनता है कि विद्रोहियों की मुलाकात ठाकुर कुशाल सिंह से कहाँ होती है? तो पाली के पास खैरवा गांव में उनकी मुलाकात ठाकुर कुशाल सिंह से होती है। आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह, ये स्थानों के नाम है आसोप, और ये ठाकुरों के नाम है। गूलर के ठाकुर विशन सिंह, आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह ने भी अपनी सेना लेकर आवा पहुँचे और इनसे मिल गए। तो जैसे ही उनको खबर लगती है कि आवा के जो क्रांतिकारी हैं वो यहाँ पर खैरवा गांव में ठहरे हुए हैं और उनकी मुलाकात ठाकुर कुशाल सिंह से हो गई है, तो ठाकुर कुशाल सिंह ने आसपास के जो सैनिक थे, आसपास की जो रियासतें थीं, जो ठिकाने थे, उनसे वो निवेदन करते हैं कि इस क्रांति में वो भी बढ़ चढ़ करके भाग लें। तो यहाँ पर आपको मुख्य व्यक्तियों के नाम रखना है, आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह और गूलर नामक ठिकाने के ठाकुर विशन सिंह और आलनियावास ठिकाने के ठाकुर अजीत सिंह। ये भी अपनी सेना लेकर पहुँचते हैं और विद्रोहियों के साथ मिल जाते हैं। एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉरेंस ने
आवा में विद्रोही सैनिकों के जमावड़े को हटाने के लिए जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह को पत्र लिखा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान है और ये हमने देखा भी था कि जो कल वाला जो वीडियो था उसमें देखा था कि जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने हराया था, तो वो हमारा जवाब था वहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह। तो जैसे ही राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को ये खबर लगती है कि आवा से ये रवाना होकर के, इरुनपुरा से रवाना होकर के और खैरवा गांव में ये ठहरे हुए हैं, तो वहाँ पर विद्रोहियों को दबाने के लिए, उनके आंदोलन को कुचलने के लिए जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह को एक पत्र लिखते हैं कि वहाँ पर अपने नेतृत्व में सेना ले जा कर के इस आंदोलन को कुचल दिया जाए। तो ये नाम आपको याद रखना है, तख्त सिंह। उसके बाद में महाराजा ने किलेदार ओनाड सिंह और फौजदार राजमहल लोढ़ा के नेतृत्व में सेना भेजी। इस सेना के साथ लेफ्टिनेंट हीत कोट भी था। तो आप देख सकते हैं कि जो जोधपुर का जो महाराजा है उसने ओनाड सिंह, राजमहल लोढ़ा के नेतृत्व में यहाँ पर सेना भेजते हैं इस विद्रोह को कुचलने के लिए, और इसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भी साथ रहते हैं, हीत कोट। तो इस तरह से 3 इसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ओनाड सिंह, राजमहल और हीत कोट। और हीत कोट जो थे वो अंग्रेजी सेना के प्रमुख थे और ये जोधपुर सेना थी। इसीलिए प्रश्न बनता है कि जोधपुर की संयुक्त सेना के साथ अंग्रेजों को किसने हराया। तो यहाँ पर दोनों याद रखना है कि अंग्रेज अधिकारी हीत कोट भी इस सेना में शामिल थे जो वहाँ पर विद्रोह को कुचलने के लिए गई हुई थी। और यहाँ पर जाने के बाद में 8 सितंबर 1857 को जोधपुर की राजकीय सेना और आवा के विद्रोही सैनिकों के मध्य बिथोड़ा जो पाली में है उस स्थान पर युद्ध होता है, जिसमें राजकीय जो सेना है वो परास्त हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है इतिहास की दृष्टि से कि बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ, तो 8 सितंबर 1857 को। और बिथोड़ा नामक जो स्थान है वो कहाँ पर स्थित है, पाली में। वहाँ पर ये युद्ध होता है और हार किसकी होती है, राजकीय सेना की। और इसमें जो विद्रोही हैं वो जीत जाते हैं, लेकिन जो राजकीय सेना जो परास्त होती है इसमें भी एक व्यक्ति मारा जाता है और वो किलेदार है ओनाड सिंह। तो आपको याद रखना है कि बिथोड़ा नामक युद्ध में जोधपुर के कौन से सैनिक की या कौन से व्यक्ति की हत्या होती है, कौन सा व्यक्ति मारा जाता है, तो वो है ओनाड सिंह। इस हार के बाद एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर रवाना होते हैं और जोधपुर पॉलिटिकल एजेंट मोक मैनसन भी इस सेना के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो जैसे ही इनको पता चलता है कि जोधपुर की सेना परास्त हो जाती है और ओनाड सिंह भी मारे जाते हैं, तो एजेंट टू गवर्नर जनरल स्वयं अजमेर से सेना लेकर के रवाना होते हैं और जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट है मोक मैनसन वो भी उनके साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने नीमच पढ़ा था, तो नीमच का जो क्षेत्र है वो मेवाड़ के अंतर्गत है, उसके आसपास का है, इसलिए वहाँ पर जिन गतिविधियों में शामिल था तो वहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स वो था, और जो आवा है वो मारवाड़ क्षेत्र से संबंध रखता है। तो यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था जो हर चीज़ में शामिल होता है वो था मोक मैनसन। तो आपको क्षेत्र के हिसाब से भी पॉलिटिकल एजेंट से संबंधित यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आपका वो गलत नहीं होगा। तो एजेंट टू गवर्नर जनरल के साथ कौन वहाँ से रवाना होते हैं, तो मोक मैनसन जो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। और 18 सितंबर, वो 8 सितंबर में तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, उसके 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को पुनः चेलावास नामक स्थान पर युद्ध हुआ और क्रांतिकारियों की जीत हुई। तो ये दूसरी जीत होती है जिससे उनके जो हौसले हैं वो और बुलंद हो जाते हैं और उनका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। पहले वो छावनी को लूटते हैं, उसके बाद में बिथोड़ा नामक स्थान पर वो जोधपुर की सेना और अंग्रेजी सेना को हरा देते हैं, ओनाड सिंह को मार दिया जाता है। उसके बाद स्वयं जब पॉलिटिकल एजेंट और एजेंट टू गवर्नर जनरल सेना लेकर आते हैं और उनका युद्ध होता है चेलावास नामक स्थान पर, तो वहाँ पर भी क्रांतिकारियों की जीत होती है। तो ये तारीख आपको दोनों याद रखनी है, 8 सितंबर को बिथोड़ा में युद्ध हुआ और 1800 सितंबर को चेलावास में युद्ध हुआ। और बिथोड़ा में ओनाड सिंह मारा जाता है
और यहाँ पर मोक मैनसन जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था वो मारा जाता है, और उसका जो सिर है उसको धड़ से अलग कर आहुआ में घुमाया गया और बाद में किले के दरवाजे पर टांग दिया गया। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि चेलावास के युद्ध में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट मारा गया, तो उसका जवाब होगा मोक मैनसन। या फिर आपको याद रखना है कि आहुआ का जो किला है उसके दरवाजे पर कौन से अधिकारी, कौन से अंग्रेज अधिकारी के सिर को टांग दिया गया, तो वो भी हमारा जवाब होगा मोक मैनसन। या फिर इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह से आपको इस पॉइंट से प्रश्न पूछा जाए, हर तरह से आपको यहाँ तैयार रहना है। तो मोक मैनसन की वहाँ हत्या कर दी जाती है और वहाँ से जो अंग्रेज सेना वो भाग जाती है। अब इसी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चेलावास युद्ध को राजस्थानी साहित्यिक भाषा में गोरे कालों का युद्ध कहा गया है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि राजस्थान के इतिहास में गोरे कालों का युद्ध कौन से युद्ध को कहा गया है, तो वो युद्ध है चेलावास का युद्ध। और ये कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को। तो 1857 की क्रांति के समय जो चेलावास नामक स्थान पर युद्ध हुआ था उसे ही साहित्यिक भाषा में गोरे कालों का युद्ध कहा गया है। 10 अक्टूबर सितंबर के बाद में, फिर महीने भर के बाद में, 20 दिन के बाद में 18 अक्टूबर 1857 को विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर कूच करते हैं और आसोप के ठाकुर जो हमने ऊपर पढ़ा था शिवनाथ सिंह इनका नेतृत्व करते हैं। तो वहाँ पर चेलावास के युद्ध के बाद में जीत प्राप्त करने के बाद में आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में ये जो सैनिक है वो दिल्ली की तरफ कूच करते हैं 10 अक्टूबर 1857 को। और 16 नवंबर को रास्ते में नारनौल जो पड़ता है वहाँ पर अंग्रेजी सेना से ये परास्त होते हैं। तो ये इनकी पहली हार होती है 16 नवंबर को, और कहाँ होती है? नारनौल में अंग्रेजी सेना के साथ। और शिवनाथ सिंह इस हार के बाद में आसोप वापस लौट आते हैं और अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण ये कर देते हैं। तो पहली जो आहुआ के जो विद्रोहियों की जो हार होती है वो नारनौल में होती है 16 नवंबर को। और इस हार ये इतने परास्त होते हैं, इतने हतोत्साहित हो जाते हैं कि जो इनके नेतृत्व करता थे शिवनाथ सिंह, वो वापस अपने ठिकाने आसोप लौट आते हैं। और लौटते तो हैं ही, साथ में ये अंग्रेजों के समक्ष उनके सामने आत्मसमर्पण भी कर देते हैं। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने भी कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी। तो आप देख सकते हैं कि पहले छावनी को लूटा जाता है, फिर बिथोड़ा पे युद्ध होता है, वहाँ भी हार मिलती है, फिर उसके बाद में चेलावास में भी इन सबको हार मिलती है। मोक मैनसन मारा जाता है, होनार्ड सिंह मारा जाता है, एजेंट टू गवर्नर जनरल स्वयं अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। तो भारत के जो तात्कालिक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उसके जब यहाँ पर बात पहुँचती है तो वो भी यहाँ पर इनको विद्रोह को दबाने के लिए, उनके विद्रोह को कुचलने के लिए सेना भेजते हैं। तो यहाँ प्रश्न बनता है किसके नेतृत्व में वो सेना भेजते हैं, तो आपको नाम याद रखना है कर्नल होम्स। तो यहाँ पर तारीख, नाम और स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो सभी आपको याद रखना है। उसके बाद में 23 जनवरी 1858 को कुशाल सिंह आहुआ से बचकर निकल जाते हैं। यानी वो जैसे ही कैनिंग द्वारा सेना भेजी जाती है और युद्ध होता है तो वो किले का घेराव कर लेते हैं, लेकिन वहाँ से ये कुशाल सिंह बचकर निकल जाते हैं और 24 जनवरी को सेना ने आहुए के किले पर अधिकार कर लिया। तो 23 जनवरी को वो वहाँ पहुँचते हैं, घेरते हैं, और 24 जनवरी को किले पर वापस अंग्रेजी सेना का अधिकार हो जाता है। तो यहाँ 2 तारीख महत्वपूर्ण है। किले में स्थित, फिर मैंने कहा था कि आहुआ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत सारी घटनाएं हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक से बढ़कर एक घटनाएं इसमें हुई हैं। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण घटना है कि आहुआ के किले में स्थित सुगाली माता की मूर्ति को होम्स, जिसके नेतृत्व में सेना आई थी, वो अजमेर लेकर चले जाते हैं, जिसे म्यूजियम में रख दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सुगाली माता का संबंध कौन से विद्रोह से है, तो आहुआ के विद्रोह से इनका संबंध है। या फिर सुगाली माता कौन से किले में स्थित थी, तो आहुआ के किले में इनका मंदिर था। वहाँ से इनको अजमेर कौन लेकर गए, तो कर्नल होम्स वहाँ से इनको अजमेर लेकर जाते हैं। और सुगाली माता को राजस्थान में क्रांतिकारियों की देवी कहा जाता है। इस मूर्ति के 10 सिर और 54 हाथ हैं। तो यहाँ भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान के इतिहास में क्रांतिकारियों की देवी कौन सी माता को कहा जाता है, तो हमारा जवाब होगा सुगाली माता को। या फिर प्रश्न बनता है कि सुगाली माता के कितने सिर हैं, तो 10 सिर हैं, और इनके हाथ कितने हैं? 54 हाथ हैं।
तो सारे फैक्ट आपको याद रखना है। ठाकुर कुशाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ शरण ली। जैसे ही वो 23 जनवरी को वहाँ से बचकर निकलते हैं तो प्रश्न बनता है कि ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग निकलने के बाद कहाँ वो शरण लेते हैं, तो कोठारिया के रावत जोध सिंह को। और इस प्रश्न में हमने कल चर्चा करी थी कि ठाकुर कुशाल सिंह कहाँ शरण लेते हैं, तो उसका जवाब था कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ। ये भी एक प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। अंत में 8 अगस्त 1860 को कुशाल सिंह ने नीमच में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है कि आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कब किया, तो क्रांति के 3 साल बाद 1860 में, और वो दिनांक है 8 अगस्त 1860 को। मेजर टेलर की उनको आत्मसमर्पण करते उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और मेजर टेलर की अध्यक्षता में एक आयोग ने उनकी जांच की। तो मेजर टेलर को आयोग का अध्यक्ष बना करके उनकी जांच के लिए भेजा जाता है और जांच में जो ठाकुर कुशाल सिंह हैं वो निर्दोष पाए जाते हैं और निर्दोष करार देने के बाद में 10 नवंबर 1860 को उन्हें रिहा कर दिया जाता है, यानी उन्हें जेल से छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे जो ज़्यादा जानकारी है वो आवा के बारे में है। तो इस तरह से परीक्षा की दृष्टि से आज जो हमने पढ़ा है, नसीराबाद, नीमच और आवा तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। आगे जो स्थान है वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उनमें जो जानकारियाँ हैं वो 2-2, 3-3 महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो हम इसके अगले पार्ट में आपसे चर्चा करेंगे। तो जैसा ही आप देख सकते हैं कि विषय एक लंबा है, इसलिए मैंने इसको 2-3 पार्टों में बांटा है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी और मेरे पढ़ाए हुए नोट से आपका जो मनोबल है वो काफ़ी हद तक बढ़ा भी होगा। इसी तरह से आपका प्यार और स्नेह मिलता रहे और मेरे से जुड़े रहें। आपका स्नेह के लिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कमेंट करके आज के वीडियो का जो फीडबैक है वो अवश्य दें कि आज के वीडियो में मैंने जो आपको जानकारी उपलब्ध करवाई है, आपको जो समझाया है वो कैसा लगा। एक बार फिर धन्यवाद।